इससे पहले बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। बीजेपी राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जीएसटी स्लैब की दरों में बदलाव को बताया सराहनीय कदम, कहा त्योहार के सीजन में जीएसटी में की गई कमी से बढ़ेगा व्यवसाय, वस्तुएं होंगी सस्ती। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार का था बोलबाला, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए बिहार में जीत करेगा दर्ज। और गुजरात राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब में अभी जनजीवन प्रभावित, दिल्ली में अब भी खतरे के निशान के पार है यमुना का जलस्तर, मथुरा वृंदावन में दर्जनों कॉलोनियों में भरा पानी। तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच भाजपा ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जेएमसी बाल योगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज बीजेपी के सभी सांसदों को नई दिल्ली बुलाया गया। क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, आज दिल्ली बुलाए गए हैं सभी भाजपा सांसद। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। तो देखिए, आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी सांसदों को डिनर देंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। तो देखिए, 9 सितंबर का वो दिन है जब उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। बीजेपी पार्टी सांसदों की होगी कार्यशाला। तो देखिए, अब बस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गिनती के कुछ दिन बचे हैं। इसको लेकर आज नई दिल्ली में भाजपा जो सांसद है उनकी बैठक होने वाली, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास में बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं उनको डिनर देंगे। धर्म को मानने वाले लोगों ने किस तरह राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया है, ये खबर इसको लेकर है। श्रीनगर में ईद ए मिलाद के जश्न के बीच श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को बड़ी घटना हो गई। बेकाबू भीड़ ने हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ पर पत्थरबाजी की और उसे इस्लाम के विरोध में बताया। जम्मू कश्मीर के कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि देश का संविधान बड़ा है या धर्म। तो देखिए, श्रीनगर में शुक्रवार को बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां पर तो देखिए, ईद पर दरगाह में हंगामा हुआ है। पवित्र स्थल पर अशोक स्तंभ पर को निशाना बनाया गया। क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, ईद ए मिलाद के जश्न के अवसर पर हजरत बल दरगाह में बवाल हुआ। तो देखिए, दरगाह परिसर के अशोक स्तंभ पर लोगों ने भारी मात्रा में पहुंचकर उस पर पत्थरबाजी की है। तो देखिए, हजरत बल दरगाह में ये जो दंगा है वो देखने को मिला, जहां पर जो दरगाह में जो अशोक स्तंभ लगा था वहां पर पत्थरबाजी की गई। मुसलमानों के लिए पवित्र दरगाह है, यहां रखे हैं मोहम्मद साहब के बाल। तो देखिए, ये जो दरगाह है ये बेहद पवित्र मानी जाती है मुसलमानों के लिए, और यहीं पर शुक्रवार को दंगा और हंगामा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इसे बताया आतंकवादी हमला। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड ने भी इस कृत्य को आतंकवादी हमला बताया है। इस मस्जिद में केवल महिलाओं को पहले हिस्से तक जाने की अनुमति है। तो देखिए, शुक्रवार को श्रीनगर में बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां पर हजरत बल दरगाह में लोग भारी मात्रा में पहुंचे और जो वहां पर जो अशोक स्तंभ लगा है वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। तो चलिए अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। इस मामले में भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ना किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं है। और जो जिन मिसक्रींट्स ने करा है, ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो नेशनल फ्लैग के बराबर इसका इज्जत है।
और काश उन्होंने नीचे पढ़ा होता जो दीवानगिरी में लिखा है, अगर थोड़ी अकल का इस्तेमाल होता कि हमेशा सच्चाई की जीत होगी और इतनी बेहुरमती ये जैसे नेशनल फ्लैग की बेहुरमती है, ये इसके बराबर होता है। नेशनल एम्बलम ये इसका मकसद है कि वर्ल्ड पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और कमिटमेंट टू ट्रूथ, सच्चाई के कमिटमेंट। और ये क्रिमिनल्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कश्मीर में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश है, एक साजिश है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ एससीओ में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध होगा। तो देखिए, टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एससीओ समिट में जिस तरह से तीनों देशों की दोस्ती देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उससे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिंता में आ गए। ट्रंप ने एससीओ की 8 साल पुरानी तस्वीर को पोस्ट किया था। तस्वीर में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी एक साथ थे। तो देखिए, ट्रंप ने एससीओ की 8 साल पुरानी तस्वीर शेयर करी है, जिसमें तीनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों एक साथ नजर आए। उस तस्वीर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी साथ दिख रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए एससीओ समिट में जिस तरह से तीनों देशों की जो दोस्ती देखने को मिली है, उसके बाद ट्रंप अब चिंता में आ गए हैं। ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं अब ट्रंप भी भारत और रूस के साथ जो अपने रिश्ते हैं वो बेहतर करने की कोशिश करें। जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ का बम फोड़ा है, खासकर भारत पर 50% का जिस तरह से टैरिफ का बम फोड़ा है, उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, जिसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया था। भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. तो सुबह सुबह में अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। असम समेत पूर्वी भारत के प्रदेशों में अनाधिकृत रूप से घुसपैठियों को निकालने का अभियान चल रहा है, जिससे इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इसे सही करार दिया है। तो देखिए, असम लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहा है और ये जो कार्यवाही है ये लगातार देखने को मिल रही है। असम और पूर्वी भारत में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आते हैं, उनको निकालने को लेकर अब असम सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो देखिए, असम सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल रही है और क्या कुछ अभी तक हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने 450 से अधिक घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया है। इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह भी 33 से अधिक घुसपैठियों को भेजा जाएगा उनके देश। तो देखिए, लगातार अवैध जो प्रवासी हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको प्रदेश से, राज्य से बाहर निकालने की कार्यवाही चल रही है। अवैध प्रवासियों को पहचान कर वापस भेजने की रणनीति पर हो रहा है काम। तो देखिए, अवैध जो प्रवासी है उनको पहचान कर वापस भेजने का काम लगातार चल रहा है। नए घुसपैठियों को बॉर्डर से ही कठोरता के साथ किया जा रहा है वापस। 1891 और कानून में
1995 के संशोधन के तहत चलाए जा रहे हैं असम में बेदखली अभियान। तो देखिए लगातार असम और पूर्वी भारत में अवैध जो प्रवासी हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। असम में बेदखली अभियान पर अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैं मानता हूं कि संविधान के हिसाब से जो भी देश में घुसपैठिए हो उसे निकाला जाए। हेमंत बिश्व शर्मा ने जब ये आसाम पहुंचे थे तो इनको एक धमकी दी थी कि ये तो घूमना छोड़ दीजिए, आप इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, जहां जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, नहीं तो हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। उसी धमकी के डरने की वजह से मोहन भागवत से बैठने की बात कर रहे हैं ये। इसलिए मैं मानता हूं संविधान के अकॉर्डिंग जो भी देश में हो, जो भी घुसपैठिए उनको निकाला जाए। कौन उसको मना कर सकता है? घुसपैठियों को कोई भी आदमी अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई घुसपैठिए हैं आसाम में तो मैं हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में है, निकालें घुसपैठियों को। भाजपा नेताओं ने जीएसटी दरों में बदलाव को दिवाली से पहले जनता के लिए बड़ा तोहफा बताया। आटा, दाल, चावल जैसी दैनिक वस्तुओं पर जीएसटी खत्म होने और एसी टीवी की दरें घटने से लोगों को राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद और वाणिज्य प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जीएसटी स्लैब की दरों में बदलाव को लेकर भी बयान दिया है और इसे सराहनीय कदम बताया है। तो देखिए, भारत सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव किया है जिससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। क्या कुछ बदलाव किया गया है, चलिए आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, त्योहार के सीजन में जीएसटी में कई कमी की गई है जिससे व्यवसाय बढ़ेगा। तो देखिए, उपभोक्ता को सामान मिलेगा सस्ता जिससे बढ़ेगी खरीदारी। तो देखिए, पहले 4 स्लैब थे उसको घटाकर अब 2 स्लैब कर दिया गया है। स्मार्ट टीवी, फ्रिज, एसी और गाड़ी खरीदना अब सस्ता हो गया है। नए जीएसटी स्लैब में स्मार्टफोन और लैपटॉप भी हो जाएंगे सस्ते। तो देखिए, जिस तरह से जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है उससे उपभोक्ता को बहुत फायदा मिलने वाला। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी जीएसटी में जो दरें हैं वो सस्ती की गई हैं जिससे किसानों को लाभ मिला है। जीवन रक्षक दवाएं भी होंगी सस्ती, इससे इलाज होगा सस्ता। तो देखिए, त्योहार के सीजन में तमाम जो दरें हैं वो घटाई गई हैं। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है। प्रधान जीएसटी में तो एक ही शब्द निकलेगा, साधुवाद है। साधुवाद है, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है। न झुके वो महाशक्तियों के सामने, न उन्होंने झुकाने का प्रयत्न किया, बल्कि अपनी लकीर को बड़ा कर दिया और स्वयं जीएसटी को कम करने का। सबसे, मैं तो वाणिज्य का, कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, सबसे बड़े असर जो पड़ता है वो होता है कंज्यूमर्स डिमांड। उपभोक्ता की मांग बढ़ती है और जब उपभोक्ता बढ़ जाता है जहां पर और उत्पादन बढ़ जाता है तो फिर निर्यात की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 50 देशों में निर्यात की संभावना को तलाश लिया प्रधानमंत्री जी ने और जीएसटी को कम करने से जो उपभोक्ता की मांग है, अब त्योहार आने वाले हैं, अब देखिएगा अचानक उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी और जो मुद्रास्फीति की दर है वो नीचे आएगी। बजाय जो टैरिफ लगाने के वो गिरनी चाहिए थी, वो बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि या तो स्थिर रहेगी या तो नीचे आएगी। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। जनपद फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों में भी अब पानी सीधे टंकी और टोटी के माध्यम से घरों तक पहुंच रहा है। पनई इनायतपुर गांव के एक लाभार्थी ने बताया कि पहले पीने के पानी के लिए दूर दराज कुओं या नालों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब सीधे घरों में स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जीवन आसान हो गया है। इससे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से राहत मिली है। तो देखिए, जल जीवन मिशन के तहत लोगों को क्या कुछ लाभ मिल रहा है, चलिए आपको वो भी समझाते हैं। तो देखिए, जल जीवन मिशन से हर घर पहुंच रहा है शुद्ध पीने का पानी। तो देखिए, ये जो मिशन है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब लोगों को साफ और शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। गांव के लोगों का जीवन बना आसान, पेयजल संकट से मिला छुटकारा। तो देखिए, गांव गांव तक स्वच्छ पानी इस माध्यम से पहुंच रहा है, इस मिशन से पहुंच रहा है, जिससे जो जल संकट था वो दूर हुआ है। लोगों को कुआं और तालाबों का पानी पीने के लिए नहीं होना पड़ रहा है विवश। तो देखिए, साफ पानी लोगों को मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कुआं और तालाबों तक उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है।
डार्क जोन इलाके में भी पहुंच रहा है पीने का पानी। तो देखिए हर क्षेत्र में जो साफ शुद्ध जल है वो पहुंच रहा है। फतेहपुर और बुंदेलखंड में नदियों के माध्यम से हो रही है पानी की सप्लाई। तो देखिए जल जीवन मिशन से लोगों का जीवन अब आसान हो गया है। पहले बहुत समस्याएं रहे, हम हैंड पाइप कुआं से भर के लाते थे तब तो ठीक रहा। अब हैंड पाइप लग गए तो वहां से भर के चल नहीं पाते थे बाल्टी लेकर, तो उसमें हमको तकलीफ होती थी। अब सरकार ने टोंटी लगवा दिया है तो अच्छे से पानी भर लेते हैं, अच्छे से काम कर लेते हैं। अब आराम हो गया। अब आराम हो गया, बाल्टी लेके छोटी मोटी चल लेते हैं। हमको सरकार की योजना बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है। ये जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। ऐसे में पहले बहुत सुविधा होती थी, कुएं से पानी निकालना, नल से पानी निकालना, हर जगह नल की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी, दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता था। तो ऐसे में जो मोदी जी ने योजना चालू की है, हर घर नल हर घर जल, इससे हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। स्वच्छ जल मिल रहा है, पहले दूषित जल मिला करता था, कहीं कुएं में भी बड़े बड़े कीड़े निकलते थे लेकिन ये जब से मोदी जी ने योजना चालू की है हर घर नल हर घर जल, इससे सभी ग्राम वासियों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। जब भी आप नल खोलो तो पानी निकलते ही रहता है, बहुत अच्छी सुविधा लगी है। जैसे हमारे घर में भी हमारे पिताजी वृद्ध हैं तो उनको बाल्टी लेके इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, पर जब भी मन हुआ अपना खोलते हैं तो पानी चलता ही रहता है लगभग। बहुत अच्छी योजना है ये मोदी जी की। मोदी जी ने नल लगवा दिया है, प्रधान जी ने बहुत सहयोग किया, हमारा गांव सबसे पहले है। तो बढ़िया पानी आ रहा है, टाइम टाइम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है हम लोग को। जल जीवन से हमें बहुत ही सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सुविधा मिलती है। हमें समय समय से जल मिलता है और हमें पानी कुएं से नहीं निकालना पड़ता। हैंड पंप बिगड़े पड़े हुए हैं, उनका इंतजार नहीं करना पड़ता। जब जरूरत पड़ती है तब हम लोग अपना जल लेते हैं, अपना सब लोग पीते हैं स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन मिलता है। अगर पहले का पानी बहुत दूषित रहता था, कीड़ा रहते थे पानी में और हम लोग समय से पानी नहीं पाते, कुएं और नल सब सूख गए थे। अब समय से मिलता है और जल हर घर जल का प्रयोग किया जाता है, अच्छा जल है। तो समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार फैला और गरीबों तक मदद नहीं पहुंची। भाजपा सरकार ने पीएम जनधन खातों और डीबीटी के सीधे लाभ पहुंचाए हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी असफल होंगे। उन्होंने कांग्रेस और तेजस्वी यादव द्वारा बिहार और हिंदी भाषी राज्यों का अपमान करने की आलोचना की है। तो देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर पलटवार किया है कि उनके कार्यकाल में लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा था। इस बार भी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि बिहार चुनाव में भी भाजपा की ही जीत होगी। तो देखिए प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस पर क्या कुछ पलटवार किया, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार का था बोलबाला। तो देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी 1 रुपए में 15 पैसे जमीन पर पहुंचना किया था स्वीकार। भाजपा सरकार में सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है योजनाओं का पैसा। वहीं नीतीश के नेतृत्व में एनडीए बिहार में जीत करेगा दर्ज। वहीं हिंदी भाषी राज्यों के अपमान को लेकर तेजस्वी और कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। तो देखिए लगातार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने ये कहा कि उनके कार्यकाल में लोगों को लाभ नहीं पहुंचा था और भाजपा और एनडीए बिहार चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। तो देखिए आइए सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में क्या कुछ कहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अब स्वर्गीय
श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे वो संसद में खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा। बिहार के चुनाव में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी वहाँ चारों खाने चित हो चुकी है। चुनाव से पहले ही उनके जितने मुद्दे थे उन मुद्दों की हवा निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के कब्बा खेड़ा स्थित रिजॉर्ट में स्वर्गीय एमएलसी अजीत सिंह की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई मंत्रियों और नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने स्वर्गीय अजीत सिंह को समाज सेवी बताते हुए उनके योगदान को याद किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अजीत सिंह जैसा नेता समाज में कम होते हैं। उन्होंने पार्टी और समाज दोनों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जीएसटी छूट नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे गांव और गरीब वर्ग की क्रय क्षमता बढ़ेगी। ऐसे जननेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने हम सब लोग इकट्ठे हुए। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी के विस्तार में भी और इस क्षेत्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम सब लोग उनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक पहल है और आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने जीएसटी के स्लैब में छूट दी है, उससे निश्चित रूप से जो गांव देहात के कमजोर लोग हैं, सामान्य वर्गों के, सामान्य समुदायों से आने वाले लोग हैं, उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी और सरकार की ये ऐतिहासिक पहल है। मैं इस ऐतिहासिक पहल का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में का स्वागत करता हूँ। जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर, और निश्चित रूप से हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई के लिए जानी जाती है, ना कि उन्हें संरक्षण देने के लिए। गाजीपुर की ई अन्नदाता महिला टीम की 14 सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष पत्र मिला है। इन बहनों ने रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री को राखी भेजी थी। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि बहनों का स्नेह उन्हें राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने की ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथों में भी यही संदेश है कि हम सब साथ चले और एक दूसरे की रक्षा करें। ये अन्नदाता टीम की सदस्यों में पूजा राय, नेहा यादव, प्रीति मिश्रा, भावना पांडे, ज्योति रावत, वैष्णवी द्विवेदी, मिथिलेश यादव, प्रिया श्रीवास्तव, वंदना, ज्योति राठौर, रोहिणी तिवारी, प्रिया राय, नीलम वर्मा और प्रियंका पांडे शामिल थी। तो देखिए, ई अन्नदाता महिला टीम की 14 सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। उन्होंने रक्षाबंधन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो देखिए, ई अन्नदाता महिला टीम की 14 सदस्यों को मिला पीएम का पत्र। महिला सदस्यों ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजी थी राखी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। रक्षाबंधन पर भेजी राखियों पर पीएम ने भेजा जवाबी पत्र। तो देखिए, रक्षाबंधन पर जो अन्नदाता समूह की महिलाओं ने पत्र भेजा था, उसको लेकर अब प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विशेष तौर पर ई अन्नदाता महिलाओं को पत्र लिखा। आइए सुनाते हैं उनके प्रसन्नता के साथ दिए गए बयान। और मैंने ई अन्नदाता के तरफ से, हम लोग जो भी महिलाएं टीम है, ई अन्नदाता की तरफ से राखी भेजा था उनको, और राखी के माध्यम से ही हम एक अपना पत्र भी लिखे थे माननीय मोदी जी को, जो कि उस पत्र में ये था कि हम कार्य क्या कर रहे हैं पूरे भारत में। ई अन्नदाता की तरफ से कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए, और ई अन्नदाता से किसानों को कैंटीन की सुविधा दे रहे हैं। कैंटीन में जो है कि घरेलू की जरूरत के सामान और कृषि संबंधित सामान सभी उपलब्ध सब्सिडी पे उनको दिलाया जाएगा।
ये सारी सुविधाएं हमने लेटर में उल्लेख किया था सर। प्रधानमंत्री जी का जो पत्र आया सर लेटर से रिलेटेड ही आया और ये भी था उसमें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। हमको उनके लेटर से यही प्रेरणा मिला हमें कि हम और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। सर बहुत ही प्रसन्नता की बात है क्योंकि हम लोग जो भी है सारे लोगों को अलग अलग नाम से भी पत्र आया है। जो भी हम लोग कई लोग 14-15 लोग ने लेटर भेजा हुआ था उनको और सारे लोगों के नाम से भी पत्र आया है। और ये प्रसन्नता तो सर इतनी है कि जो कि हम शब्दों में भी नहीं बयां कर पाए। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई। मथुरा जिले में यमुना में आई बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। वृंदावन की कॉलोनियों और सड़कें जलमग्न हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे जिलों में करीब 1 दर्जन गांव टापू बन गए हैं, जबकि मथुरा वृंदावन में यमुना से सटी दर्जनों कॉलोनियों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। कई घाटों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई हादसा नहीं हो। अब तक बाढ़ से प्रभावित दर्जनों कॉलोनियों से 1,500 से अधिक लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। वहीं पशुओं को भी सुरक्षित आसरा दिया गया है। तो देखिए बारिश की वजह से क्या कुछ तबाही देखने को मिल रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।